ओके। तो आज की क्लास में बेसिकली हम डिस्कस कर रहे होंगे कि जो एक लॉजिस्टिक या सॉरी क्या कहते हैं उसको लीनियर रिग्रेशन है। उसको हम लाइब्रेरी के साथ तो चले उसको बंदा इंपोर्ट करता है, अब डेटा देता है और एक मेथड होता है उसको कॉल कर देता है। और बिहाइंड द सीन वो जो मॉडल है वो कम्प्लीटली ट्रेन हो चुका होता है। ठीक है। लेकिन ये एक लेयर है, एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जो हमें नहीं पता होता कि बिहाइंड द सीन किस तरह, अगर ट्रेन हुआ है तो वो किस तरह हुआ है। जारी बात है, उसमें कुछ पैरामीटर्स होंगे जो अपडेट हुए होंगे। ठीक है। बायस होगी, वेट्स होंगे। किस तरह से ये सारी कहानी जो भी हुई है ये किस तरह से हुए होंगे, माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। तो क्यों फिर इसको ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है? ये इसी वजह से कहा जाता है कि हमें इसके पीछे क्या हुआ है हमें नहीं पता होता। आज की क्लास में हम बेसिकली यही देख रहे होंगे कि एक मॉडल जो है ना, वो बिल्कुल जब वो ब्लाइंड होता है, उसे कुछ भी नहीं पता होता, वहां से लेकर जब वो एक कंप्लीट मॉडल बन चुका होता है, प्रॉपर वो लर्न कर चुका होता है, इसके दरमियान में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, पैरामीटर्स कैसे अपडेट हुए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे, इनको हम देखेंगे। तो ये जो ब्लैक बॉक्स है ना, इसको हमने आज ब्रेक करना है। ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो कल हमने ना एक बेसिक सा लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डीप लर्निंग का न्यूरॉन, अच्छा ये सारी चीज़ें एक ही है। ठीक है। बस एसकेएलआर ने आपको सेपरेट दो मेथड प्रोवाइड कर दिए हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन। अदरवाइज बिहाइंड द सीन ये एक ही डीप लर्निंग का न्यूरॉन है जिसकी इक्वेशन हमने कल देखी थी। अच्छा, उसी उस इक्वेशन को हम फर्दर एक्सप्लोर अगर थोड़ा सा देखें तो वो एक इक्वेशन है। वो इस तरह से एक इक्वेशन होगी, y इज इक्वल टू वेट्स, हमारे केस में एक ही वेट्स है क्योंकि एक ही इनपुट थी, x प्लस बायस। ये एक इक्वेशन है। अगर ज्यादा पैरामीटर्स क्या कहते हैं उसको, ज्यादा इनपुट्स फीचर्स होंगे तो जारी बात है फिर वेट्स की जो अमाउंट है वो भी ज्यादा होगी। चले कंसिडर कर लेते हैं कि दो इनपुट फीचर्स हैं तो वो उस केस में दो वेट्स बन जाएंगे। ठीक है। इसी तरह ही अगर तीन है तो तीन, चार है तो चार, इस तरह ये एंड सो ऑन, ये होते जाएंगे। तो ये फाइनल हमारी एक आउटपुट आ रही थी जब हमने मॉडल को ट्रेन कर लिया था। तो इस आउटपुट के अकॉर्डिंग जो हमारी फाइनल प्रिडिक्शन थी उसको हम फाइनल प्रिडिक्शन कंसिडर कर रहे थे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रिडिक्शन थी ये ठीक थी या रॉन्ग थी? किस तरह पता चलेगा? मतलब हम जब हमने मॉडल ट्रेन कर लिया, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मॉडल कितना अच्छा है, ये कितना बुरा परफॉर्म कर रहा है? होना चाहिए ना इस तरह पता चले हमें कि मॉडल हमारा ट्रेन हो गया है। भाई ट्रेन हो गया है तो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पता तो चले ना। तो किस तरह पता चलेगा हमें? कोई आपके माइंड में कोई हो, कोई टेक्निक होनी चाहिए, मतलब आपको क्या लगता है कि किस तरह हम कर सकते हैं? सर कोई वाई प्रिडिक्टेड निकाल लें फंक उसका और टेस्ट कर लें उसको। जी जी। वाई प्रिडिक्टेड निकाल के हम देख लें कि उसकी आउटपुट क्या आ रही है। हाँ वो भी ठीक है, लेकिन वो तो तब है ना जब मॉडल ट्रेन हो चुका होगा। हम लोग चेक कर रहे होंगे कि अच्छा कि ना हमारी ये प्रिडिक्शन है और
हमारे ये मतलब जो हमारा टेस्ट आपने ये कहा कि हम टेस्ट उसको कर लेते हैं टेस्ट डेटा के ऊपर, जी सर। अनसीन डेटा के ऊपर, है ना। ऐसे। जी सर। ठीक है ये भी, लेकिन ये रिलायबल नहीं है, हमें नहीं पता चलेगा कि कितने डेटा के ऊपर उसने कितनी गलतियां की हैं। वो तो चले, एक्यूरेसी तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, एक्यूरेसी तो कैलकुलेट की जाती है क्लासिफिकेशन में, लेकिन ये रिग्रेशन है। रिग्रेशन में हम किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होगा कि कितनी इसने गलतियां की हैं, या एक्यूरेसी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते रिग्रेशन में ओवरऑल, अगर मैं आपको बताऊं तो। फिर अगर कोई और तरीका हो, लाइक कहीं ना कहीं अगर मैथमेटिकल फंक्शन आ जाए ना जो हमें एक्यूरेट बता दे कि भाई इतनी गलती कर रहा है आपका ये मॉडल जो है ना, या आपकी आपका ये जो मॉडल जिसको आपने बनाया है, ये गलतियां कर रहा है इतनी गलती, तो फिर हम जारी बात है उसको ना कर सकते हैं कि हाँ यार। तो वो जो फंक्शन है ना, उस फंक्शन को हम लॉस फंक्शन कहते हैं। ठीक है। लॉस फंक्शन ही हमें बताता है कि आपका मॉडल कितना अच्छा या कितना बुरा परफॉर्म कर रहा है। अगर लॉस की वैल्यू ज्यादा आ जाए, ठीक है, तो ज्यादा बुरा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यानी कि कम अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर लॉस की वैल्यू कम आ गई, इसका मतलब फिर मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एट द एंड लॉस फंक्शन ही हमें बताएगा कि मॉडल आप हमारा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब जो लॉस फंक्शन होते हैं ना, ये काफी काफी किस्म के होते हैं। रिग्रेशन के केस में ये कुछ और होंगे, क्लासिफिकेशन के केस में ये कोई और होंगे। क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ रिग्रेशन, तो इस केस में हमारे पास कोई दो तीन हम देख लेते हैं, जिसमें से हम एक ही लेके चलेंगे। पहला होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, इसको कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका, एक तो आपकी ये जो प्रिडिक्शन है ये है, क्योंकि कल हमने देखा था कि इसमें एक वाई ट्रू, यानी कि ट्रू लेवल भी होता है। इसी तरह है ना, मतलब हमारे पास फॉर एग्जांपल 100 सैंपल्स का डेटा है, तो 100 सैंपल्स, एक तो हम डेटा सेट मॉडल को देंगे, लेकिन एक हम वो भी डेटा सेट देंगे जिसको हमने बताया कि इसके अगेंस्ट ये ट्रुथ वैल्यू है। ठीक है। तो एक तो वो होता है, उसको हम कहते हैं वाई। अब इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ना होगा क्या कि इमेजिन करें हमने सिर्फ एक ही इनपुट सैंपल मॉडल को दिया है, ये हमारा मॉडल है, चलो हम इसको मॉडल कंसिडर कर लेते हैं अभी के लिए। हमने इस मॉडल को ना दो इनपुट वैल्यू दी, एक ही इनपुट वैल्यू दी है, क्योंकि हमारे केस में एक इनपुट वैल्यू दी है एक्स, और इसने एक वाई प्रिडिक्ट करके हमें दे दिया। ये वो प्रिडिक्शन है जो इस मॉडल ने इस इनपुट के अगेंस्ट हमें प्रिडिक्शन दी है। ठीक है। अब जारी बात है, इस इनपुट के अगेंस्ट एक ट्रुथ वैल्यू भी होगी, है ना। जब हम मॉडल को कर रहे होंगे, मतलब आपने ये ऑलरेडी चीजें देखी हुई है कि जब हम मॉडल को डेटा देते हैं तो एक ट्रुथ वैल्यू भी साथ दे रहे होते हैं जब हम सुपरवाइज लर्निंग कर रहे होते हैं। तो इस केस में क्योंकि एक तो फिर ट्रुथ वैल्यू भी होगी जिसको हमने चले वाई कंसीडर कर लिया, एक वाई भी होगी। अच्छा, जो एब्सोल्यूट, ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, ये पता क्या करेगा, ये प्रिडिक्शन जो मॉडल ने की है माइनस जो ट्रुथ वैल्यू थी, और ये मॉड। मोड क्या करता है, मोड बेसिकली इसके अंदर अगर कोई माइनस आई ना उसको वो पॉजिटिव कर देगा, बस ये मोड है। ये एक फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन, बस और ये कुछ भी नहीं है। इसको हम चले लॉस कह लेते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, सर मॉडल तो ये ये अच्छा। जी जी। सर ये वही बात होगी ना कि जो प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल वैल्यू है। हाँ जी, अच्छा अच्छा, आपने ये कही थी, मुझे लगा जी कि सर। आपने ये कहा है कि यानी कि हम बस एक मॉडल का टेस्ट डेटा जो होता है उसके ऊपर बस मॉडल को प्रिडिक्ट कर लेंगे बस। नहीं नहीं सर, बेसिकली यही कह रहा था कि कितना फर्क आ रहा है। हाँ जबरदस्त, फिर अच्छी बात, फिर बड़ी जबरदस्त आपने एक्यूरेट इसका आंसर दिया था।
अच्छा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव क्यों, क्या, अच्छा, डेरिवेटिव जो होते हैं ना मॉडल को ट्रेन करने के लिए बैकबोन कंसीडर किए जाते हैं। इसका जब हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव वैसे कैलकुलेट नहीं होगा इजीली, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई डेरिवेटिव हो सकता है। मोड का कोई डेरिवेटिव नहीं होता। अगर कोई मैथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। सेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। नहीं, सेशन स्टार्ट हो चुका है। अम, सर का आई थिंक नेट चला गया है। ओहो। अच्छा, मेरे ख्याल से ना मेरी तरफ इंटरनेट का मसला था जिसकी वजह से मीटिंग अचानक एंड हो गई थी मेरी तरफ से। तो मैं फिर दोबारा से ना एक बार नाम चेंज कर लूँ, ये मेमुना अख्तर जो है इनको मैं सलीम में कन्वर्ट कर दूँ। अच्छा, अगर कोई मैथमेटिशियन यहाँ पे है तो वो बता दें कि क्या इसका मोड का कोई डेरिवेटिव होता है? नहीं होता। ठीक है, ये प्रॉब्लम फिर आएगी। एक तो इसमें जो एब्सोल्यूट मेन एब्सोल्यूट एरर है ना, इसमें ये प्रॉब्लम आती है। फिर इसका कोई और तरीका, क्योंकि माइनस हो सकता है कि ये वैल्यू जो है हमारी प्रिडिक्शन कम हो सकती है, जो एक्चुअल वैल्यू से कम हो सकती है, उस केस में लॉस माइनस आएगा, जबकि लॉस तो माइनस होगा ही नहीं कभी भी। फिर कोई और तरीका जो इसको जिसको हम ये माइनस को जो इन दोनों के दरमियान माइनस आ सकती है उसको कम कर सकें, उसको खत्म कर सकें। क्या कोई ऐसा तरीका है? बिल्कुल है। उसका एक तरीका है, अगर हम इनका स्क्वायर ले लें। ठीक है, इसको कहते हैं मीन स्क्वायर एरर। और इसी को ही हम आज के सेशन में लेके चलेंगे, मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर या मीन एब्सोल्यूट, वो तो चले, मीन एब्सोल्यूट तो यही है। ये मीन स्क्वायर एरर इसी को कहते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग जो हमारा आंसर होगा उसका हम इक्वेशन है ना, ये जो जब आपके पास सिर्फ एक ही इनपुट हमेशा बैच की फॉर्म में देंगे। बैच मतलब एट अ टाइम आप मल्टीपल सैंपल्स प्रोवाइड करते हैं मॉडल को ना, सैंपल्स की या बैच की फॉर्म में मॉडल को डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? जी सर, आ रही है। काइंडली कंफर्म कर दें एक बार, क्योंकि इंटरनेट के जाने। जी जी, ओके। आ रही है। तो फिर उस केस में हम पता क्या करेंगे? थैंक यू। अच्छा, उस केस में हम पता क्या करेंगे, उस केस में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इस तरह से कि लॉस लॉस हमारा हो जाएगा 1/n नंबर ऑफ सैंपल समेशन, और ये वही सेम आगे प्रिडिक्शन माइनस ट्रू वैल्यू और इनका स्क्वायर, ये इनका समेशन, ये इक्वेशन बनेगी। अच्छा, कभी कभी यहाँ पे टू भी लगा लेते हैं। ठीक है, टू के साथ थोड़े से एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। बाकी इक्वेशन यही होगी। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लेके चलेंगे। ये इक्वेशन बताएगी कि हमारे मॉडल ने कितनी अच्छी प्रिडिक्शन की है या कितना लॉस हमारा आ रहा है। लॉस ज्यादा आ रहा है मतलब हमारा मॉडल गलतियां कर रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक बात बताई है कि
लॉस फंक्शन हमें ये बताता है कि मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है या मॉडल कितना बुरा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। ये सर अब ये चल टू जी जी। टू एन से डिवाइड क्यों किए? ये वैसे तो जो अभी तक जहां तक मैंने इसको एक्सप्लोर किया है ना, इसका कोई एक सेकंड, इसका कोई ना मतलब रीजन मुझे नहीं फाइंड मिली ऑनेस्टली। अगर मैं बताऊं, मुझे नहीं इसकी वैल्यू, इसकी रीजन मिली कि हम क्यों लगाते हैं। लेकिन अगर हम ना लगाएं तो भी कोई मसला नहीं है। अगर इसकी थोड़ी सी वैल्यू 2 लगा देना तो फिर मॉडल थोड़ा सा एक्यूरेट बन जाता है। लेकिन ऐसे भी मैंने मॉडल देखे हैं या ऐसी भी ट्रेनिंग मैंने खुद भी की है जहाँ पे मैंने 2 नहीं लगाया। ठीक है। और कई ऐसे लेक्चर्स भी देखे हैं जहाँ पे 2 नहीं लगाते। जो एंड्रयू एनजी है, एंड्रयू एनजी जो ट्रेनर है, ठीक है, वो भी कभी कभी नहीं लगाते। ठीक है। तो ये मर्जी है वैसे। ये अगर मैं आपको बताऊँ ना, आप लगा लें अच्छी बात है, ना लगाएं तो भी कोई बात नहीं है। तो दोनों मैंने आपको कैसे बता दिए थे, आप समझ आइए। ओके। एक और लॉस फंक्शन होता है कि अगर हम इनका रूट मीन स्क्वायर ले लें। रूट मीन का मतलब होता है इसके ऊपर हम रूट ले लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर आ जाती है। तो ये 2 जो है ना, स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा बस। और कोई इसमें कोई न्यू कोई इक्वेशन नहीं होगी, अदरवाइज इक्वेशन आपकी यही रहेगी। अब चलते हैं इसको थोड़ा सा ना कल वाले मॉडल की तरफ। कल हमने एक मॉडल बनाया था जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। हमारा मॉडल ये था। इमेजिन करिए ये मॉडल था जिसको हमने एक इनपुट सर मेरा एक वैल्यू। क्वेश्चन। जी जी। आप जरा वही वाली इक्वेशन खोलेंगे जो भी आपने मेंशन की है, रूट मीन स्क्वायर वाली। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर जी अगर जी। कैंसिल हो जाता है और y की वैल्यू जो है वो अगर नेगेटिव आ जाती है और या बहुत छोटी आ जाती है, या वी कैन से कि जब हम लोग ओरिजिनल वैल्यू में से वो माइनस करेंगे प्रेडिक्टेड वैल्यू और नेगेटिव आ रहा है, तो उसका क्या सोल्यूशन होगा जो हमने फर्स्ट केस में देखा? देखिए, आपके पास ये लॉस आपने मीन स्क्वायर एरर से आपने सिंपली बस इसके ऊपर स्क्वायर लेना है बस। स्क्वायर रूट आपके पास आ गया ना इस टाइम। इसकी जो वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू जो होगी वो 4 है। ठीक है। आप सिंपली रूट मीन स्क्वायर लेंगे। जब रूट मीन स्क्वायर लेंगे इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ही आपने देखना जो कि 2 होगा बस। और जो रूट मीन स्क्वायर एरर है ये थोड़ा सा वैलिड नहीं, इंटरप्रेटेबल हमें थोड़ा सा रिजल्ट देता है। क्योंकि अगर आप क्या कहते हैं उसको, मेन स्क्वायर एरर लेंगे तो उसमें एक स्क्वायर आ जाता है, एक वैल्यू थोड़ी सी लार्ज आ जाती है जिसको इंटरप्रेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप रूट में स्क्वायर लेंगे उसके उसमें 2 आया, मतलब अच्छा 2 वैल्यूज के दरमियान 2 का डिफरेंस है, बस एग्जैक्ट उसने बता दिया। अगर 2 आया है इसके के दरमियान मतलब लॉस 2 है, इसका मतलब 2 वैल्यूज के दरमियान 2 का डिफरेंस है, बस यहाँ पे 2 का डिफरेंस होगा बस। ये फर्क है। तो वो आई गेस ये कह रही है आई कि जब थिंक। हम स्केयर रूट लिया है, तो वो स्केयर रूट ने इसको कैंसिल हाँ कर दिया, हाँ। तो हमें फायदा क्या हुआ स्केयर लगाने का? वो स्क्वायर लगाने का ये फायदा हुआ ना कि स्क्वायर तो जो रूट में स्क्वायर लिया है वो बाद में लिया है। ठीक है ना। पहले तो उसने जो इसकी माइनस थी वो खत्म कर दी ना। देखिए, इन दोनों के दरमियान जो वैल्यू आई है रूट मीन स्क्वायर, फॉर एग्जांपल ये जो आपने वैल्यू ली थी, सॉरी ये प्रिडिक्शन थी, इसमें से माइनस आपने कर दी, इन दोनों के दरमियान माइनस आ रहा है। अब माइनस आया है, माइनस तो हम ले ही नहीं सकते। ठीक है ना। तो इस वजह से हमने सो इसको स्क्वायर ले बेसिकली लिया है सर, ताकि इसका क्या माइनस हमारे खत्म पास हो जो, सके। ओके आई गॉट योर पॉइंट, तो क्या आप प्लीज ये क्लैरिफाई कर देंगे कि जो हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो एग्जैक्टली exactly पूरी टर्म के ऊपर होगा, नॉट ओनली ऑन दिस एरिया ऑफ जहाँ पे हमारे पास वाई हैट और वाई है, और वो पूरी टर्म के ऊपर होगा जिसके अंदर वाई बाय 1/2 एन भी आ रहा है, और जब हम पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे उसके बाद हमें स्क्वायर रूट लेना है, एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल वो पूरी, बिल्कुल बिल्कुल वो पूरी के ऊपर आएगा, पूरी के ऊपर। ओके परफेक्ट, ठीक हो गया सर, ठीक है। थैंक यू जिस सो मच। हमने जिस थैंक यू, जी जिस सर, मैं हमने कह रहा यहाँ हूँ पे कि बताया कि वो हम पूरी के ऊपर लेंगे। ठीक है।
डन सर, ओके। थैंक यू सो अच्छा, मच। कल हमने एक मॉडल बनाया था। थैंक यू। अच्छा, कल हमने एक मॉडल बनाया था जिसमें हमने एक ही इनपुट डेटा लिया। ठीक है। उसमें एक प्रिडिक्शन हुई थी और उसको हमने फाइनल कंसिडर कर लिया था। ठीक है। और यहाँ पे हमने एंड कर दिया था। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमने लॉस कैलकुलेट करना है। इसके बाद ही लॉस कैलकुलेट होगा। एक तो आपके पास जो प्रिडिक्शन हुई है वो, एक इसकी अपनी जो ट्रुथ वैल्यू थी वो, उन दोनों को मिला के ये जो इक्वेशन आपको दिखाई है इन दोनों से हमने लॉस कैलकुलेट करना है बस। जब लॉस कैलकुलेट हो गया, अब इस लॉस ने बताना है कि कितना मॉडल आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब अब ये अब पूरे सेशन में यहाँ से जो है ना, कह लें कि इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होने लगी हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि मॉडल किस तरह से ट्रेन होता है। ठीक है। हमारा एंड गोल क्या होगा? लॉस ज्यादा आ गया, इमेजिन करिए कि लॉस ज्यादा आ गया, मतलब मॉडल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, लॉस कम करना है। लॉस कम होगा तो मतलब कि तो उस केस में हमें क्या करना है? ठीक है। एक्स से आपको मिला है, वाई प्रिडिक्शन आपको मिली है, वाई से आप लोग सिंपली लॉस कैलकुलेट करेंगे। लॉस को आपने मिनिमाइज करना है, लॉस को आपने हमेशा मिनिमाइज करना होगा। एक और बात, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम लॉस को जीरो कर सकते हैं? जीरो कभी भी लॉस नहीं होगा। ठीक है। मिनिमाइज करेंगे जितना हो सके, लॉस मिनिमाइज होगा, लॉस को जीरो नहीं कर सकते। लॉस को जीरो करेंगे तो इसका मतलब मॉडल जो है ना वो बहुत ही परफेक्ट काम कर रहा है। और परफेक्ट काम करने का मतलब मॉडल ओवरफिटिंग की तरफ चला गया है। ठीक है। जितना हो सके लॉस को हम मिनिमाइज करेंगे, जीरो नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप लॉस को मिनिमाइज करेंगे। ठीक है। कम करेंगे। कम किस तरह से कर सकते हैं? अब यहाँ पे आपने गौर से ना चीजें देखनी है। हमारे पास मॉडल था, ये हमारे पास एक मॉडल था। इनपुट इसको फीचर दिया गया है। ये जो इनपुट फीचर है, इनपुट डेटा था, ये वेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ था। इस मॉडल के पास अपनी एक बायस भी थी, प्रिडिक्शन हुई थी। प्रिडिक्शन के बाद इन दोनों को मिला के आपने लॉस कैलकुलेट कर लिया। अब इस लॉस को आपने चेंज करना है, मिनिमाइज करना है मतलब। अब ये लॉस जो है ना चेंज कब होगा? लॉस चेंज कब कब होगा? सोच के बताएं। लॉस की, चले मैं दोबारा से एक इक्वेशन राइट कर देता हूँ। 2n, और ये समीशन सम, ये y प्रिडिक्शन, और ये y ट्रू, इनका स्क्वायर। आपके ख्याल में ये जो लॉस है ये कब कब चेंज होगा, कब चेंज हो सकता है? ये सिर्फ एक ही केस में, वैसे तो दो केस में चेंज होगा। जब ये y चेंज होगा, अगर ये चेंज होगा तो मतलब लॉस चेंज होगा। इसी तरह है ना, इस टाइम लॉस किसके ऊपर डायरेक्टली, किन के ऊपर डिपेंडेंट है? इन दो वैल्यूज के ऊपर, इन दो वैल्यूज के ऊपर। ये तो ट्रू है, डेटा है, इसको तो चेंज कर ही नहीं सकते। फिर और किसके ऊपर चेंज डिपेंडेंट है? एक तो ये नंबर ऑफ सैंपल्स को भी हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चेंज करेंगे तो ये नहीं हो सकता कि एक इपोक आइट्रेशन में हमने कोई और डेटा सेट सेंड कर दिया, कोई और, इस तरह नहीं। तो ये भी एक फिक्स है। फिर एक ही चीज रह गई जिसको हम चेंज कर सकते हैं, वो है हमारी प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्शन, यही ना, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये खुद किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये, इसकी इक्वेशन देख लेते हैं, वाई की इक्वेशन देख लेते हैं। वाई की इक्वेशन क्या थी? वाई प्रिडिक्शन की इक्वेशन ऊपर भी हमने लिखी है, तो मैं दोबारा यहाँ पे राइट कर कर देता हूँ। इसको मैं ना इक्वेशन को थोड़ा सा कंप्रेस करके लिख लेता हूँ। ये वेट्स, जितने मर्जी वेट्स होंगे, ये वेट्स वेट्स हैं हमारे। ये एक्स इनपुट है और ये बी है। अब अगर इस इक्वेशन को आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो प्रिडिक्शन है ना, प्रिडिक्शन खुद तीन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। वेट्स, इनपुट डेटा और बायस के ऊपर। इनपुट डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये भी इस गेम से बाहर हो गया। अब दो चीजें हैं, दो चीजों को हम चेंज कर सकते हैं। वो है एक तो वेट आपका, दूसरा
आपकी बायस, इनको हम चेंज करेंगे, इनको हम अपडेट करेंगे। अब मैंने वर्ड अपडेट किया है, वर्ड यूज किया है अपडेट। जब हम इनको अपडेट करेंगे, पहले वैल्यू इसकी 2 थी, अब हम चले हमने इसको 1 कर दिया, इसकी कोई और वैल्यू होगी, हमने इसको चेंज कर दिया। इन दोनों में से किसी एक को भी चेंज करेंगे तो वाई चेंज होगा या नहीं? होगा या नहीं? होगा। जब वाई चेंज होगा तो लॉस चेंज होगा। अब दोबारा यहाँ पे चलते हैं। हमारा बेसिक मकसद क्या है? लॉस को चेंज करना, लॉस को मिनिमाइज करना। ठीक है, ठीक है। जब इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करने के लिए हमें वाई चेंज करना होगा। जब वाई चेंज होगा तो लॉस चेंज होगा। अब वाई किन के ऊपर डिपेंडेंट है? वाई पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब सुनिएगा, जब ये पैरामीटर, ये दोनों में से कोई भी एक भी चेंज हो गया ना, मतलब हमारा लॉस चेंज होगा। तो हमारा मकसद क्या है? इन दोनों को चेंज करना। ठीक है, जब ये चेंज होंगे तो प्रिडिक्शन चेंज होगी। प्रिडिक्शन में चेंज आएगा ना, प्रिडिक्शन में चेंज आएगा तो लॉस चेंज आएगा। और मकसद ही हमारा उसको चेंज करना था। चेंज किस तरह? उसको मिनिमाइज करना। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर हमने इनको डायरेक्टली ही चेंज कर दिया, ये जो पैरामीटर्स हैं इनको हमने चले रैंडमली किसी वैल्यू के साथ अपडेट कर दिया, चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ। लेकिन ये चेंज दो तरह से हो सकता है, मिनिमाइज होगा या ये मैक्सिमाइज, यानी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। लेकिन मकसद तो हमारा इसको डिक्रीज करना है। फिर क्या मैथमेटिक्स की दुनिया में कोई ऐसी चीज है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताए कि एक चीज को चेंज करने से दूसरी चेंज हो रही है? दूसरे में क्या चेंज आ रहा है? एक को चेंज करने से दूसरी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? क्या क्या कहते हैं उसको, मैथमेटिक्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बता दे? अगर तो ये है तो फिर तो इजी काम है, बिल्कुल इजी काम हो गया। हम वो कॉन्सेप्ट लगा के हम देख लेंगे कि इन पैरामीटर को चेंज करने से हमने बस मॉडल लॉस को मिनिमाइज करना है। जब इसको मिनिमाइज कर देंगे तो हमारा इवेंचुअली, हम इसको मिनिमाइज करते 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 एक ऐसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां पे हमें वो पता पॉइंट चल जाएगा कि किन वैल्यू के ऊपर लॉस की वैल्यू मिनिमाइज है, मिनिमम है। जब ये पता चल जाएगा तो मतलब क्या हुआ कि इन पैरामीटर्स की वही वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है। तो अभी तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको वो कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। सर ये लास्ट पॉइंट एक दफ़ा प्लीज़ आप रिपीट कर सकते हैं? जी जी, मैंने ये कहा है कि हमारा बेसिक मकसद क्या है? लॉस को मिनिमाइज करना। जब लॉस मिनिमाइज होगा, मिनिमम होगा, फिर ही हमें पता चलेगा कि मॉडल हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बहुत अच्छा परफॉर्म करवाने के लिए हमें लॉस को मिनिमाइज करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। अब लॉस मिनिमम कब होगा या चेंज कब होगा? जब वाई प्रिडिक्शन चेंज होगी। प्रिडिक्शन खुद किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, पैरामीटर्स के ऊपर। ओके, ये बात तो समझ आ गई कि लॉस जो है ना वो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब लॉस, ये पैरामीटर्स को हम किस तरह अपडेट करें कि लॉस हमारा हमेशा मिनिमाइज ही होगा, हो डिक्रीज ही होता जाए? इन दोनों में से बायस की वैल्यू में चेंज करूं या मैं वेट की वैल्यू चेंज करूं तो लो, जो हमारा लॉस है ना ये डिक्रीज हो, ये मैंने कहा है। सर आई अब गॉट दिस पॉइंट मैथमेटिक्स में आपने। एक कॉन्सेप्ट होता है। जी जी आप। जी जी। सर आपने अभी मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट का पूछा था और उसमें आपने मेंशन किया था कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि हम डायरेक्टली अगर देखें तो वो अगर वैल्यू एक साइड पे इंक्रीज हो रही है तो दूसरी साइड पे भी इंक्रीज हो, और अगर एक साइड पे डिक्रीज हो रही है दूसरी साइड पे इंक्रीज हो। डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन यहाँ पे आ सकता है। आपने उसके बाद मेंशन किया कि डब्ल्यू और बी में से कौन सी वाली वैल्यू जो है वो हम यूज़ कर रहे होंगे। मैं वो वाला पॉइंट आपसे पूछना चाह रही थी। नहीं नहीं, दोनों ही, दोनों, दोनों ही। क्योंकि ये दोनों पैरामीटर्स है। देखे ना, लॉस जो है ये लॉस इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। एक भी चेंज होगा तो ये चेंज होगा। तो अगर हम दोनों को चेंज करें तो फिर ये दो फिर भी चेंज होगा। और हमारा मकसद ही यही है कि हमने इसको चेंज करना है, इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड करना है। इस मॉडल में, हमारे मॉडल में कौन सी वैल्यू जिनको हम कल चेंज कर रहे थे? वेट्स और बायस की वैल्यूज को, है ना? एग्जैक्टली। इनकी वैल्यू ही हमने फाइंड की थी। हाँ, यही मैंने कहा है कि इन दोनों की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। कि इन दोनों की वैल्यू फाइंड करके हमने देखना है कि किन वैल्यू के ऊपर ये लॉस मिनिमम है, ये हमने देखना है।
और वो कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में होता है ग्रेडियंट या डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मैथमेटिक्स में ये बताता है कि जब एक चीज़ जो है ना, इसमें एक डिपेंडेंट होती है और एक इंडिपेंडेंट होती है, और सॉरी ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट में क्या चेंज होगा, तो जो डिपेंडेंट है उसमें कुछ चेंज आएगा। ठीक है। डेरिवेटिव, इन जब हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक कल हमने एक फंक्शन देखा था, ये एक फंक्शन हम देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आएगा 2x। जब हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, यानी इस तरह से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो y विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 2x, ये डेरिवेटिव आएगा। ठीक है। इन दोनों की कोई ना कोई एक, या तो ये नेगेटिव आ सकता है, ये माइनस माइनस में भी आ सकता है, ये जो ग्रेडियंट है ये माइनस में भी आ सकता है, ये पॉजिटिव में भी आ सकता है। ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये जो नेगेटिव या पॉजिटिव है, ये बताता है कि पैरामीटर्स की वैल्यू हम किस तरह से चेंज करेंगे तो लॉस हमारा चेंज मिनिमम होगा। ठीक है। अब इसके साथ एक मैग्नीट्यूड भी आई है, ये मैग्नीट्यूड है ना, ये मैग्नीट्यूड बताएगी कि मॉडल को कितना चेंज करना है, सॉरी मॉडल को नहीं, इन पैरामीटर्स को कितना चेंज करना है, ये बताएगी। ये दो चीजें, ग्रेडियंट हमेशा हमेशा दो चीजें बताएगा। एक साइन बताएगा कि पैरामीटर को आपने किस डायरेक्शन में चेंज करना है। मैं वो एक और कॉन्सेप्ट होता है ग्रेडियंट। बाय बाय द वे, ये हम अब ग्रेडियंट डिसेंट के ऊपर आ गए हैं। ठीक है। तो वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सर तो डब्ल्यू ग्रेडियंट हमेशा दो चीजें देगा, एक तो, जी जी, सर डब्ल्यू और बी है, तो जी जी, हम डेरिवेटिव किसका लेंगे, किसके अगेंस्ट? दोनों का, दोनों का। वो मैं इक्वेशन बताता हूँ, अभी सिर्फ आपको डेरिवेटिव बता रहा हूँ। वो हम कैलकुलेट करते हैं, अभी थोड़ी देर में कैलकुलेट कर डेरिवेटिव जो हमने 12th क्लास में एक्सेप्टेड डेरिवेटिव, बस। ठीक है। डेरिवेटिव दो चीजें बताएगा, एक तो वो साइन बताएगा। साइन हमें गाइड करता है कि वैल्यू को, हाँ, आपने अपडेट इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। ठीक है। साइन ये बताएगा। मैग्नीट्यूड तो फिर सिंपली उसको अपडेट करेगा, सिंपल। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं ओवरऑल हमारे अभी तक जो हमने इतनी खिचड़ी पकाई है ना, उसकी तरफ। ये हमारी प्रिडिक्शन है, जो हमने प्रिडिक्शन की है। हमारे पास एक ही, यानी कौन सी थी, पैरामीटर 1 x + b, ये इक्वेशन है। इसके बाद जब हमने लॉस कैलकुलेट किया था, लॉस था हमारा 1/2n सम y प्रिडिक्शन माइनस y का स्क्वायर, ये इक्वेशन आई है। और ये लॉस है हमारे पास, ये लॉस, ये लॉस। ठीक है। अब ये लॉस जो है ना, ये इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब हम अगर डेरिवेटिव लेते हैं लॉस का, लॉस का डेरिवेटिव डायरेक्टली तो हम इन पैरामीटर्स के ले नहीं सकते। डेरिवेटिव हमें कॉन्सेप्ट देता है कि हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें चेन रूल लगाना पड़ता है। ठीक है। ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो अब, क्योंकि जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि हम इन पैरामीटर्स को चेंज करेंगे तो लॉस चेंज होगा, किस तरह चेंज होगा ये अब हमें डेरिवेटिव बताएगा। अब सुनते जाएं। अगर मैं डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू, डायरेक्टली मैं इनका नहीं ले, तो मैं डेरिवेटिव वाई ले सकता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ वाई और डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वाई, जो हमारी प्रिडिक्शन हुई है ये। ठीक है। अगर आप इसका सिंपल सा एक डेरिवेटिव लेते हैं, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा 2n, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है। फिर ये भी सम में, सम बाहर आ गए, यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले रहे होंगे। जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो आप जब इसको, ये इसके अंदर आ गया स्क्वायर,
स्क्वायर आ गया, तो इसके बाहर एक वैल्यू आ जाएगी इसका डेरिवेटिव। अगर हम मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा सिंपलीफाई करके मैं बताऊं, अगर हम डेरिवेटिव लॉस का डेरिवेटिव लेंगे, ये इक्वेशन है आपके पास, इसका डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करेंगे तो डेरिवेटिव सामने आ गई, फिर एज इट इज, और फिर यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ वाई, ये 1 आ गया। एक सेकेंड सर, मैं आपको आंसर करता हूँ। 1 आ गया, इसका 0 आएगा, -0। तो ओवरऑल आपको जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर 2y रिडक्शन वाला y, और ये y 2 वाला y, बस। और इसको फिर इसको आप लोग यहाँ पे राइट कर दें बस, यहाँ पर ये 2 वो बनेगी 1/n सम, ये वाली, ये आपका इक्वेशन आ गई है। आपकी इक्वेशन आती है डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई कौन सी, प्रिडिक्शन वाली वाई, ये इक्वेशन आती है। जी सर, आपने हैंड रेज किया हुआ सर, मैंने। सर इसका मोड किधर गया? सर मैंने आपको बताया था कि हमने मोड के साथ नहीं जाना, क्योंकि मोड का तो डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। हमने जाना है मीन स्क्वायर एरर इस इक्वेशन के साथ। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे राइट की है, ओके, इसका मैंने यानी डेरिवेटिव लिया था। मोड यूज नहीं कर। ठीक हाँ है जी, सर। और इसकी रीजन भी ओके। यही है कि हम इसका डेरिवेटिव नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि डेरिवेटिव ने तो हमें बताना है कि पैरामीटर किस तरह अपडेट करने हैं। ये तो आ गया। अब दूसरी इक्वेशन को देख लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन वाई, इसका इक्वेशन है पैरामीटर एक्स प्लस बी। इसका डेरिवेटिव जब हम कैलकुलेट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ वाई हेड विद रिस्पेक्ट टू इसका, विद रिस्पेक्ट टू वेट, जब हम मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या होगा? सिंपली इसका जब डेरिवेटिव, ये तो कांस्टेंट है, ये तो एक्स आ गया, इसका जब डेरिवेटिव लूंगा, डेरिवेटिव ऑफ w/w विद रिस्पेक्ट टू w/w, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, और इसकी जगह ये 0 आ गया। तो डेरिवेटिव ऑफ वाई हैट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर वेट, यहाँ पे x, ये बात थोड़ी सी ना माइंड में रखने वाली है कि जब आपने डेरिवेटिव ऑफ पैरामीटर लिया, वेट लिया, उसके अगेंस्ट जो उसके साथ जो इनपुट थी ना, इनपुट फीचर था, एंड में आपने उसको ही साथ रखना है। ये आगे साथ डेरिवेटिव का रूल भी है ना, जब आप ये तो बस, अगर आपने माइंड में ना भी रखा फिर भी आपको तो करना पड़ना है। डेरिवेटिव ये आएगा ही आएगा, ये भाई जब आपने इसको सॉल्व किया तब भी ये आ गया। इसी तरह है ना। अब डेरिवेटिव ऑफ वाई हेड विद रिस्पेक्ट टू बायस, के जब आप लेंगे, ये तो 0 आएगा ही आएगा। इस इक्वेशन को देखें, ये तो 0 आएगा ही आएगा, साथ ये 1 आ गया, +1, ये 1 आ गया। यहां तक समझ आइए या नहीं? अब हम बस बहुत करीब पहुंच गए, बहुत करीब पहुंच गए, इतने करीब बस आप समझें कि हो गया। जी सर, क्लियर है। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो, जबरदस्त। अब हमारे पास सिर्फ दो चीजें हैं डिस्कस करने वाली। चेन रूल, चेन रूल का तो पता होगा ना, क्योंकि डायरेक्टली वो डिपेंडेंट नहीं थी। अब जब मैंने देखना है कि डेरिवेटिव ऑफ लॉस मैंने कैलकुलेट करना है, करूंगा, तो पहले में मुझे क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वाई हेड मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ वाई हेड विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, ये वाला पैरामीटर। तो इक्वेशन राइट कर लेते हैं। जब मैं डेरिवेटिव ऑफ लॉस, अच्छा ये लॉस है, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर,
करूंगा तो मुझे पहले डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वाई हेड करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट टू वो वाली जो इक्वेशन थी वो करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर इनको हम दोनों को साथ में राइट कर दें तो इसकी इक्वेशन क्या आई थी? ये पाइटोज हमें ना एक ग्राफ प्रोवाइड करता है, तो ये वो खुद ही हैंडल कर रहा होता है, लेकिन बिहाइंड द सीन हमें पता होना चाहिए। ये हमने देखा था, ये इक्वेशन आई थी, इस इक्वेशन को हम वहां पे राइट करेंगे। ये वाली इक्वेशन यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे आ जाएगी 1/n समेशन, ये समेशन है वाई हेड वाई, ये मल्टीप्लाई, अब ये मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसकी क्या इक्वेशन आई थी? इसकी आई थी एक्स जो इनपुट थी ये। और इसी तरह अगर हम कैलकुलेट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू बायस, फिर आप देखेंगे तो ये तो सेम दोनों के पास आएगा ही आएगा, क्योंकि उसी तरह दोबारा से देखेंगे ना, क्योंकि वो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। डेरिवेटिव वो लो विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, फिर हम बायस के साथ करेंगे, तो ये इक्वेशन तो उसके साथ आएगी, ये टर्म वाली, ये वाली टर्म तो आएगी ही आएगी, इसलिए हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ वाई हेड विद रिस्पेक्ट टू बायस आएगी, ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन सेम वैसे ही यहाँ पे आ जाएगी 1/n समेशन वाई हेड, और साथ इसकी इक्वेशन क्या आई थी? इसका आंसर क्या आया था? इसका आंसर 1 आया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे आया था। एक सेकंड, कहाँ चला गया? ये देखें, ये 1 आया था, अगर आपको ये याद हो। बस अब कुछ भी नहीं करना, अब बस आपने ये वैल्यूज लगाते जानी है बस, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले ना एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लें, कि जब मॉडल ट्रेन हो रहा होता है ना, सबसे पहले मॉडल को डेटा देंगे, मॉडल ने प्रिडिक्शन करनी है। ठीक है, मॉडल जब प्रिडिक्शन करेगा लॉस कैलकुलेट होगा। अब लॉस को मिनिमाइज करने के लिए बैकवर्ड जाएंगे पैरामीटर्स को अपडेट करते हुए। ठीक है, पहले प्रिडिक्शन होगी जिसको हम फॉरवर्ड पास कहेंगे, इसको फॉरवर्ड पास कहते हैं। जब पैरामीटर अपडेट होंगे तो उसको बैकवर्ड पास कहते हैं। ये आपने हमेशा दो बातें याद रखनी है, पहले प्रिडिक्शन होगी, जब प्रिडिक्शन हो गई फिर लॉस कैलकुलेट होगा, लॉस कैलकुलेट होने के बाद मॉडल में अपडेट आएगी, बस। सर एक ये सेकंड, जी 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 एक सेकंड वापस आते, ऊपर करते हैं थोड़ा। जी जी सर थोड़ा सा, सर ये 1/n के साथ क्या s लिखा हुआ है? समीशन, मतलब सम, ये वाला सम। अच्छा सम है, ठीक है ठीक है। हाँ जी, ये वाला सम, क्योंकि अब हमारे पास पैड वगैरह तो है नहीं जिसके साथ हम प्रॉपर राइट कर सकें, ये वाला है सम। हाँ है वो, ठीक है, ओके ओके। सम मतलब समीशन, इन दोनों को सम करेगा। जी जी, ये आपको समझ आ गई ना, कि पहले फॉरवर्ड पास फिर बैकवर्ड पास, और ये चलता जाएगा, इसको हम इपॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आ जाएं, वो जो कल आपको मैंने बताया था कि ये चीज़ हम कल डिस्कस करेंगे, और वो टाइम आ गया है कि अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ना ये वाला काम हुआ है, ये कौन सा काम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने वाई हैट एक्स, ये सॉरी, पैरामीटर डॉट एक्स प्लस बी किया है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिया, हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, इसका मैं आपको ना कल बताऊंगा कि हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया है। आप अभी के लिए, एक सेकंड के लिए, अभी बस आज के लिए ये समझ ले कि हमने इनको ना मल्टीप्लाई किया है, बस डॉट प्रोडक्ट को भूल जाए। यहाँ पे आप ये समझें कि बस यहाँ पे ना ये मल्टीप्लिकेशन हुई है, बस। ठीक है, यहाँ पे ये ना मल्टीप्लिकेशन हुई है, और कुछ भी ना सोचे। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन हुई है, पैरामीटर्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ है प्लस बी। ठीक है, अब इसके बाद लॉस कैलकुलेट होगा। लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें वही इक्वेशन राइट करनी पड़ेगी, वो इक्वेशन हमने राइट कर ली है, इमेजिन कर लिया, यहाँ पे राइट कर लिया है।
ये वो इक्वेशन आ गई है। लॉस लॉस भी कैलकुलेट हो गया। मैंने टू नहीं लगाया था, टू लगा लें कोई भी बात नहीं है, ना लगाए कोई भी बात नहीं है। मैंने यहाँ पे टू नहीं लगाया। ठीक है, अब आ जाए, लॉस भी कैलकुलेट हो गया। वही इक्वेशन है, मैंने इक्वेशन जरा भी चेंज नहीं की, ये वही है, बिल्कुल वही है। ठीक है, लॉस कैलकुलेट हो गया। ये लॉस मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। अब इनको यहाँ पर ना इनका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया मैंने। चले इसको मैं थोड़ा सा इनको मैं ना एक इजी वे में राइट कर देता हूँ, या क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको दोबारा से राइट करूँ। ये वाली इक्वेशन जब आप देखेंगे ना, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा एक, चले कर लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई डी मैंने कैलकुलेट कर दिया यहाँ पर। और सिंपल में यहाँ पर वो डेरिवेटिव वाई लगा रहा हूँ, और बस डी ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई, बस। और ये इक्वेशन को आप जब देखेंगे ना, ये जिस तरह यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट फिर आ गया, डॉट प्रोडक्ट को भूल जाएं कि ये कोई डॉट प्रोडक्ट है। बस ये कंसिडर करें कि ये मल्टीप्लिकेशन है। इस इक्वेशन के मुताबिक ये पैरामीटर आपने यहाँ पे ग्रेडियंट जब कैलकुलेट किया, ये देखें, इन ये आपने ये कैलकुलेट किया है। ठीक है, जब आप इसको, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या चीज एक्स है, ये ट्रांसपोज लिया है, इसको बस भूल जाएंगे कि ट्रांसपोज है या क्या है, अभी के लिए बस भूल जाए, ये मल्टीप्लिकेशन हुई है। ट्रस्ट मी, आप खुद कहें कि बस ये मल्टीप्लिकेशन ही है, एक सेकंड के लिए बस आज के लिए भूल जाए कि ये कोई ट्रांसपोज है या कोई डॉट प्रोडक्ट है, कुछ भी नहीं, ये इंटरनली मल्टीप्लिकेशन है, ट्रस्ट मी। मल्टीप्लिकेशन हुई है, और ये 1/n एज इट इज ये आ गया। सम कहाँ पे आ गया, ये सम इसने डॉट प्रोडक्ट में ही लिया है। ठीक है, फिर आगे आ जाए, फिर इसने इसका सम लिया है, और ये 1/n समीशन 1/n। अब ये डेरिवेटिव आ गए हमारे पास, ये दो डेरिवेटिव आ गए। मैंने बताया ना कि ये डेरिवेटिव, ये दो डेरिवेटिव आ गए हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू डी। ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू डी, ये आ गए। अब इनके साथ मैंने उन वैल्यूज को अपडेट यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, ये बस मैंने सिंपली यहाँ पे अपडेट किया है और कुछ भी नहीं। ये अपडेट करना किस वे में मैंने किया है, क्योंकि अभी हमारे पास वो टाइम नहीं रहा कि वो मैं बता देता। एक्चुअली में एक और यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है ग्रेडियंट डिसेंट का। बाय द वे, ओवरऑल हमने ग्रेडियंट डिसेंट ही स्टडी किया है, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट था कि अगर हम एक बेल कर्व में, वो आपको थोड़ा सा ना ज़्यादा समझ आ जाएगा बेल कर्व में, वो हम कल फिर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एज अ सर होल इसको आपको ये बताना था। ग्रेडियंट डिसेंट को कल कर लीजिएगा, प्लीज बताने लगे क्योंकि हमारे पास 1 मिनट अभी मीटिंग हो जाए। जी बिल्कुल मैम, इसलिए बस मैंने यहाँ पे आपको बताया कि बस ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज, इन पैरामीटर्स की वैल्यू अपडेट की है। ये जो मैंने आपको बताए थे कि इनकी वैल्यू का हम अपडेट कर रहे होंगे, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आई होप कि वैसे ज़्यादा जो मेजर पार्ट था ना वो हमने कवर कर लिया। बस आपको ये बताना था कि पैरामीटर्स की वैल्यू को क्यों करते हैं, वो क्यों का आंसर आपको आज मिल गया है, क्यों करते हैं, क्यों मतलब लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, फिर हम बाकी का ना कल कर लेंगे। कल हम क्लासिफिकेशन भी पार्ट कवर हो जाएगा, फिर हम इंशाल्लाह डीप लर्निंग के थोड़े से डीप कंसेप्ट में जाएंगे। ये बेसिक चीजें हैं, इसलिए इनके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाना जरूरी था, अदरवाइज मैं लाइब्रेरी के साथ भी आपको करके दिखा देता हूँ, और वो बस ये लाइब्रेरी ये से आप जो बस ये सर ने 3-4 लाइनें करवाया हुआ है लिखेंगे ना, और काम तो हो जाएगा। लेकिन अ, देखा जाए तो सारी डीप लर्निंग जो है ना, वो बेसिक एक न्यूरल नेटवर्क, वो इसी पर ऊपर बेस करता है। तो सर ने बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया है। आपके लिए तो मैं ये कहूंगी कि कल के लिए एटलीस्ट आप ये जो डेरिवेशन वाला सर ने आज बताया, बिगनर है हमें हमारे पास यहाँ पर, तो वो इसको एक दफा देख ले।
और आपको एक और कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि पैरामीटर और हाइपर पैरामीटर में क्या डिफरेंस है। तो इसको भी आप लोग कल देख कर आइएगा, फिर हम इसको नेक्स्ट जो है वो जो ग्रेडियंट डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं लोकल और ग्लोबल